हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले एंजाइम के बारे में। और एंजाइम को हम सबसे पहले बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। क्यों बेसिक? इसलिए क्योंकि हमको अभी नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट आने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एंजाइम काइनेटिक्स और एंजाइम का रेगुलेशन। तो उसके लिए हमको एंजाइम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एंजाइम को यहाँ समझ लेंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट आने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक हैं, तो वो बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है। एंजाइम को समझने से पहले थोड़े से जो प्रॉपर्टीज है एंजाइम को देख लेते हैं। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट। और सबसे पहले तो हम बायोकैटलिस्ट को समझ लेते हैं। बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होता है। और कैटलिस्ट कैन एक्ट विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड कैटलिस्ट कैन एक्ट आउटसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम। आउटसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब सेल्स के बाहर अगर वो एक्ट करता है तो वो क्या होता है? आउटसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम। और अगर इनसाइड द सेल करता है तो हम क्या बोल रहे हैं? इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा पॉइंट। अब हम देखते हैं जो कैटलिस्ट होता है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। जब कोई रिएक्शन चल रही होती है तो जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट द रिएक्शन, या कह सकते हैं पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, और हम कह सकते हैं कैटलिस्ट जो रिएक्शन चल रही होती है ना, तो उस रिएक्शन में क्या करता है? कैटलिस्ट एक्सीलरेट रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देता है। एक्सीलरेट मीन्स उसकी जो स्पीड होती है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। कौन? कैटलिस्ट। ठीक है, और कैटलिस्ट का एक और इंपॉर्टेंट वर्क है कि वो क्या करता है? कोई भी रिएक्शन चल रही होती है तो उसके साथ में वो क्या करता है? उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी लो। ठीक है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो उसको कम करता है। ठीक है, और जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट आर मेनली देखा जाए तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सिलिका एंड अदर इनऑर्गेनिक आयंस कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। मतलब जो मैग्नीशियम है और सिलिका है और भी कुछ इनऑर्गेनिक आयंस है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैटलिस्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं बायोकैटलिस्ट के बारे में। जो बायोकैटलिस्ट होता है, अब हम देख रहे हैं बायोकैटलिस्ट। और बायोकैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? ये भी जो है एंजाइम तो है ही, दोनों जो होते हैं सेम काम करते हैं। तो बायोकैटलिस्ट जो देखते हैं, बायोकैटलिस्ट तो होते हैं मेनली, बायोकैटलिस्ट आर मेनली प्रोटीन्स होते हैं। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? मेनली आर प्रोटीन। डिफरेंस देख लीजिए, जो कैटलिस्ट होता है
जैसे कि इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, ठीक है, वो एक्ट किस तरह से एक्ट होते हैं, कैटलिस्ट की तरह। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन, अब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन किस तरीके से एक्ट होते हैं, ये होते हैं बायोकैटलिस्ट की तरह, ठीक है, इसको हम एंजाइम भी कह रहे हैं, ठीक है। तो बायोकैट और प्रोटीन में कौन कौन से आ जाएंगे, तो प्रोटीन के नाम देख लेते हैं, जैसे कि लिपोप्रोटीन, और हमारा नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन, और हमारा पॉइंट नेक्स्ट आता है जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये सब जो प्रोटीन है। और हमारा एक और आता है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, आरएनए। और आरएनए को क्या बोलेंगे, जो हमारा सबसे पुराना वाला एंजाइम है उसे बोलेंगे आरएनए, और आरएनए को ही बोलते हैं राइबो एंजाइम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, राइबो एंजाइम। और इसको हम अगर ओल्ड बोल रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एंसेस्ट्रल एंजाइम। ये कैसा है, एंसेस्ट्रल है, ठीक है। तो अब ये जब सब हम देखेंगे, ये सब एंजाइम की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं, राइबो एंजाइम। अब राइबो एंजाइम सबसे ओल्ड एंजाइम है, सबसे एंसेस्ट्रल एंजाइम है, ये सबसे पुराना एंजाइम है। तो इसकी एक्टिविटी तो आपको जाहिर सी बात है कि इसकी एक्टिविटी बहुत जो नए एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो पुराने एंजाइम्स में नहीं होगी, क्योंकि इवोल्यूशन में क्या होता है, जिस एंजाइम हो या कोई भी सब्सटेंस हो, तो जो जिसके पास एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसको इवोल्यूशन फेवर करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है, ये क्या है, ये अभी के प्रोटीन्स, कुछ न्यू प्रोटीन्स है। और ये कोई कैसा है, बहुत ही पुराना प्रोटीन है। सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ था, राइबो एंजाइम्स का। राइबो एंजाइम पूरा जो फंक्शन था एंजाइम की तरह काम करता था, तो वो था राइबो एंजाइम। और राइबो एंजाइम था तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अभी ये एंजाइम्स आ गए, अभी न्यू प्रोटीन्स आ गए, ये भी एंजाइम की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो एंजाइम है, इनके पास वो एक्टिविटी है जो राइबो एंजाइम के पास नहीं है। और राइबो एंजाइम्स के पास वो एक्टिविटी नहीं है, तो क्या हो रहा है कि ये इसको अभी सप्रेस कर दिया, बोले आप अब काम मत करिए, हम आपकी जगह लेते हैं, हम आपका जो काम है हम कवर करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा फंक्शन कर रहे हैं। तो अब ये जो राइबो एंजाइम्स है, हालांकि राइबो एंजाइम्स अभी भी हैं, बट वो अभी कैसे हैं, बहुत रेयर हैं। जितने पहले थे उतने अब नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर है, क्योंकि अभी एडवांस प्रोटीन्स आ गए, अभी इनके पास बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, ये बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड जो होती है रिएक्शन में बहुत फास्ट होती है, बट इसकी जो स्पीड होती है रिएक्शन में बहुत स्लो होती है, क्योंकि वो सब ओल्ड वर्जन का है, ये ओल्ड वर्जन का है, तो इसके पास एक्टिविटी कम है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो बायोकैटलिस्ट हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट में जो एंजाइम आते हैं, जो सिंगल सब यूनिट का एंजाइम होता है, जो सिंगल सब यूनिट का एंजाइम आता है उसको हम क्या कह रहे हैं, ये कोई एंजाइम है और इस सिंगल सब यूनिट का है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, टर्शियरी कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, टर्शियरी। और अगर कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम अगर मल्टी सब यूनिट का है, मल्टी सब यूनिट का है, अगर कोई मल्टी सब यूनिट का है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, क्वाटरनरी, उसको हम क्वाटरनरी कह रहे हैं, ठीक है। सो ये जो दोनों एंजाइम्स है ये 3D फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, 3D फॉर्म। अब हम 3D फॉर्म में तो स्ट्रक्चर निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई एंजाइम है, तो पहले स्ट्रक्चर तो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो
ऑलिगोपेप्टाइड होते हैं, ऑलिगोपेप्टाइड कैन नॉट एक्ट ए एंजाइम। ऑलिगोपेप्टाइड जो होते हैं वो एंजाइम की तरह एक्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? जो ऑलिगोपेप्टाइड होते हैं उसकी जो शॉर्ट लेंथ होती है, कैसी होती है? शॉर्ट। और शॉर्ट होने के कारण वो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, अब 3D तो नहीं निकाल सकते हैं बट हम ट्राई करते हैं। देखो एंजाइम का शेप जो 3D में होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जो कैटालिटिक साइट है, और हम 3D तो निकाल नहीं सकते अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई प्रोटीन्स बनती है, देखो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एंजाइम के बारे में, और एंजाइम को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा वर्क करता है। जो एंजाइम होता है वो एक्सीलरेट करता है रिएक्शन को, बहुत ही फास्ट स्पीड से रिएक्शन करता है, बहुत सारी हेल्प करता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। सो एंजाइम कैसे बन रहा है? एंजाइम बनता किससे? अमीनो एसिड से। जाहिर सी बात है कि जो प्रोटीन्स बनते हैं वो अमीनो एसिड से तो बनते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो सो जब वो प्रोटीन बन चुकी होती है तो उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से उसकी फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। ये कोई एन टर्मिनस है, ये कोई सी टर्मिनस है। अब हम 3D फॉर्म में नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो चलो हमने ऐसे हम समझाने के लिए बता दिया। सो ये कोई एंजाइम है और ये एंजाइम की इस प्रकार की शेप बन गई। अब ये प्रोटीन क्या है, हम इसको क्या कह रहे हैं? एंजाइम। ये एंजाइम है और ये कोई कैटालिटिक साइट है, ठीक है। अब देखो ये टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या करते हैं? टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं, जो ये कैटालिटिक साइट है यहां पर क्या होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? ये टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ये जो स्ट्रक्चर की जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है इसको स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करते हैं मींस उसके जो स्टेबिलिटी है उस बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिएक्शन करने की। और बात क्या है, और हम इंपॉर्टेंट करेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं, कोई एक एंजाइम तो होते नहीं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं। सब एंजाइम की शेप एक जैसी होती नहीं है, ठीक है। तो एंजाइम डिफरेंस होते हैं, एंजाइम डिफरेंस फंक्शन करते हैं, सब एंजाइम एक जैसे नहीं होते हैं। सो अब हम बात करते हैं एंजाइम अफेक्ट बाय some factor that is temperature, pH, salt concentration, ठीक है। और इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए सिलिका। सिलिका जो होता है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये कैटलिस्ट करके एक्ट होता है। लेकिन जो टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए या पीएच बढ़ाया जाए या साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किया जाए तो ये सिलिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको कोई अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं अफेक्ट होता? क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो हमारा होता है वो प्रोटीन इन नेचर का होता है। कैसा होता है? प्रोटीन इन नेचर का होता है। तो जैसे कि ये कोई प्रोटीन है और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि हमारा एंजाइम अब इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो हमारा जो प्रोटीन है वो डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट हो जाएगा तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर पीएच ज़्यादा होता है, पीएच ज़्यादा बढ़ेगा तो आयन में फर्क पड़ेगा, और आयन में चेंज आएंगे तो भी हमारा जो प्रोटीन की फोल्डिंग है, जो हमारा प्रोटीन है वो भी डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि जो प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है वो पीएच के कारण भी हो सकता है, और टेम्परेचर से भी हो सकता है, और साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से भी कन्फर्मेशन चेंज हो सकता है। अगर ज़्यादा
कन्फर्मेशन चेंज होता है। अगर एंजाइम ज़्यादा स्टेबल होता है वो भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एंजाइम को उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर उतना ही रिक्वायर्ड जिससे कि एंजाइम एक्टिवेट हो जाए। हमको केवल एंजाइम को एक्टिवेट कराना है तो उसको उतना सफिशिएंट टेम्परेचर, पीएच या साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि एंजाइम एक्टिवेट हो जाए। एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शन कर पाएंगे, एंजाइम हमारा ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमको मिल पाएगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएगा, ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंजाइम के बारे में। और हाँ, एंजाइम में क्या होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो होता है उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये वीक इंटरेक्शन है। जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है वो वीक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? वीक इंटरेक्शन होता है। और जो कोवलेंट इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। इतना डिफरेंस है। जो कोवलेंट इंटरेक्शन होगा वो टाइटली एसोसिएट होगा यहां पर एक्टिव साइट में, और एक्टिव साइट में अगर टाइटली एसोसिएट होगा तो हमारा क्या होगा, ये एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे। और एंजाइम अगर सबस्ट्रेट डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट डिसोशिएट मतलब वो हटनी तो चाहिए ना, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में तो चेंज होना चाहिए ना, तभी तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब ES कॉम्प्लेक्स हटता नहीं है, वहां पे डिसोशिएट होता नहीं है, तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसलिए तो यहाँ पर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। नॉन कोवलेंट इसलिए होता है कि इजिली यहाँ से डिसोशिएट हो जाए, डिसोशिएट हो जाएगा तो हमारा ये जो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गई हमारी एंजाइम के बारे में बात। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इससे आगे पॉइंट हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।